नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं अख्तर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारी कोशिश है कि हम तमाम उन डॉक्टरों से आपको रूबरू कराएं जो ज़िंदगी के उन तमाम अमराज के बारे में आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। ये बेहतर सलाह आपकी ज़िंदगी में होने वाली उन दुश्वारियों को कम से कम दूर ना कर सकती हो, लेकिन कम तो कर सकती है। आप सेहत रहें, खुश रहें, आपकी ज़िंदगी संवरती रहे। आज हम गुफ्तगू करेंगे आर्थोपेडिक्स यानी हड्डियों की बीमारियों के बारे में, और हमारे साथ डॉक्टर विवेक जैन साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हड्डियों में वो कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं, उनको कैसे समझा जाए कि किस बीमारी को क्या कहते हैं और कैसे इसका इलाज किया जाए, और कौन कौन सी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। इस तमाम पहलू पे गुफ्तगू करने के लिए आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, खैर मक़दम है आपका इस शो में। पहला सवाल कि आर्थोपेडिक्स का लफ्ज़ अगर सब सुनते हैं, सारे लोग जानते हैं, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कैसे हम समझें कि आर्थोपेडिक्स का काम क्या है? देखिए, ऑर्थोपेडिक्स जैसे पहले लोग समझते थे कि केवल हड्डी टूटना है तब ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना है ना। बाकी हड्डी टूटना तो है ही, शुरू से चलता आ रहा है। ख़ास तौर से जो अब डेवलपमेंट है वो बेसिकली जॉइंट्स पर भी है। जॉइंट्स भी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में आता है। मस्कुलोस्केलेटल हम लोग इसको बोलते हैं, लिगामेंट इंजरीज़, टेंडन इंजरीज़, ये सारी चीज़ें ऑर्थोपेडिक्स में आती हैं। मसल इंजरीज़, ये सब जो है ऑर्थोपेडिक्स ट्रीट करते हैं। अगर इसकी बात कही जाए तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आर्थोस्कोपी क्या होती है? आर्थ्रोस्कोपी जो होती है वो की होल सर्जरी होती है। बहुत छोटे छोटे छेदों से जॉइंट्स का ऑपरेशन किए जाते हैं। लिगामेंट्स के ख़ास तौर से ऑपरेशन किए जाते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में मेन इसका रोल रहता है, जैसे कि युवराज की ACL इंजरी हुई थी, है ना, तो वो काफ़ी दिन तक बाहर रहा था, अगर आपको पता हो। तो वो स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं जिसमें लिगामेंट्स टूट जाते हैं या लिगामेंट्स का नुकसान हो जाता है, तो उसे रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह किया जाता है इसका, जिससे कि दोबारा खिलाड़ी एथलीट एक्टिविटी कर सकें। अभी मसलन किसी पेशेंट के पाँव में दर्द है और उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हड्डी का दर्द है या मसल्स का पेन है, तो इस दर्द को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये हड्डी का दर्द है या मसल्स में दर्द है? जब घुटने में किसी के पेन है तो हमको ये देखना है सबसे पहले कि एज क्या है पेशेंट की, और क्या फैक्टर है जो इसने राइज़ किया पेन का। क्या वो खेलते वक्त चोट लगी, अगर यंग एज है, क्या वो एज 35-40 से ऊपर का है, अचानक से उसका पेन शुरू हुआ, तो ये पेन शुरू कैसे हुआ और क्या कारण हो सकता है, ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है। अगर एज ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट और अप्रोच दूसरे तरीके से होती है उसकी, और अगर एज कम है तो अगर उसके पेन है तो उसकी अप्रोच दूसरे तरीके से होती है। तो हाउ वी अप्रोच द पेशेंट, ये इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। तो अगर ज़्यादा एज का पेशेंट है तो हम ज़्यादातर सोचते हैं जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, जो एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं, हम लोग उस तरफ ज़्यादा सोचते हैं। और अगर यंग पेशेंट है, 40 ईयर्स से नीचे का है या 35 से नीचे का है, तो हम सोचते हैं कि ये कॉजेज़ डिजेनरेटिव ना होके कुछ पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता है या स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं, कुछ अंदर कोई और कॉज हो सकता है, उस कॉज को ढूंढना होता है। बोन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यंग लोगों में भी आजकल अगर देखा जाए तो 30 से अब कुछ लोग हैं, बाथ टॉयलेट में जाते हैं, वो नहीं बैठ पाते हैं उस पर, तो कमोड का इस्तेमाल करते हो। तो क्या वो चीज़ क्या होती है, जिसे हम अगर आम भाषा में कहेंगे वात हो गया, ऑर्थराइटिस भी कहते हैं, तो ऑर्थराइटिस को कैसे पहचानेंगे? वही यंग एज पे आर्थराइटिस जो डिजेनरेटिव चेंज है, बेसिकली आर्थराइटिस डिजेनरेटिव चेंज होता है। वैसे पैथोलॉजिकल और भी कंडीशंस होती है जिसमें आर्थराइटिस हो सकती है, जैसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, सोरियोटिक आर्थराइटिस है, ठीक है, प्लस क्रिस्टलाइन आर्थरोपैथीज है, ये और भी चीज़ें हैं, वो हो सकती हैं। पैथोलॉजी कोई और भी हो सकती है जो इन पेशेंट्स में हो सकती है। 30 साल की एज पे हो सकता है कोई पेशेंट, फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है रोमेटॉइड, हो सकता है कि उसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो,
तो कॉज वो भी हो सकता है। ये प्लस कॉज कभी कभी हेरिडिटरी भी होती है, यानी उसके हाँ मे भी पॉसिबल किया जाए, या उसको वैसे भी हो सकती है किसी और ऑटो इम्यून भी होती है, अपने आप भी हो जाती है। इस डॉक्टर साहब ये आम भाषा में अगर आज देखा जाए, इसको कहा जाए तो खास और ज़्यादा बहुत सारे लोग जो हैं डायबिटिक होते जा रहे हैं, तो क्या डायबिटिक का कुछ रिलेशन हड्डियों की बीमारियों से? हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, खास तौर से जैसे शोल्डर में आपने पेशेंट्स देखे होंगे, शोल्डर पेन के पेशेंट्स आते हैं, है ना, जिसमें कॉमन लैंग्वेज में तो फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, हम लोग एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। तो ये जो प्लस सुप्रास्पाइनेटस टेंडोनपैथीज होती हैं, ये जो कंडीशंस हैं ये डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा, टेंडोनपैथीज ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होती हैं। और अक्सर शोल्डर की जो होती हैं वो रिफ्रैक्टरी भी होती हैं, मतलब कि उनका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा होता है और ज़्यादा ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। कभी कभी देखने में आता है कि कुछ फीमेल में प्रॉब्लम होती है कि वो एज अगर उनकी 50 अबव है तो वो कंप्लेन करती कि बैठे बैठे उनकी हड्डी खुद ब खुद वो टूट गई, तो ये किस वजह से होती है? मतलब बैठे बैठे अगर किसी की हड्डी टूट रही है तो इसका मतलब ये है कि हड्डी इतनी कमज़ोर है कि वो उसको भी बेयर नहीं कर पा रही, और इतनी ऑस्टोपोरोटिक है, इतनी ऑस्टोपोरोसिस कमज़ोर हड्डी है कि वो टूट गई अपने आप ही, मतलब ज़रा सा मुड़ गया पैर तो टूट गई। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस एक कारण होता है जिसकी वजह से हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाती हैं, पतली पड़ जाती हैं, जो उसकी कॉर्टेक्स होती है वो पतली हो जाती है, कमज़ोर होती है, और थोड़ा सा भी ट्विस्टिंग या थोड़ी सी भी वेट वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सर्जरी की तरफ अगर पलट के आएँ तो नी रिप्लेसमेंट कहलाता है, घुटने को बदल देना। तो जहन में एक आम आदमी के ये आता है कि घुटना बदल दिया जाएगा, फिर उसमें दूसरा घुटना लगा दिया जाएगा। तो ये नी रिप्लेसमेंट का जो लफ्ज़ है, उसका जो शब्द है, ये सिर्फ मेडिकल टर्म है या उसका एक ख़ास तौर से कुछ और बात है जो आम अगर हम नाज़रीन जानना चाहें उससे तो खौफज़दा हो जाते हैं लोग? मैं आप लोगों को नी रिप्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, इसकी जो परसेंटेज है नी रिप्लेसमेंट की बढ़ती चली जा रही है। नी रिप्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, और जिस पेशेंट के साथ भी नी रिप्लेसमेंट हो रहा है उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। हमको ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि नी रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए और कौन सी कंडीशन ऐसी होती है कि जाके नी रिप्लेसमेंट पेशेंट का हो। डिजेनरेटिव कंडीशन की बात करते हैं, जैसे आर्थराइटिस की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसकी भी स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, साथ में उसके साथ डिफॉर्मिटीज़ हैं। ये जो नी रिप्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है, अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में हो रहा है तो इट्स ओके, लेकिन कुछ एक उससे पहले की एक स्टेज ऐसी होती है जिस स्टेज में मेडिकल ट्रीटमेंट या अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसमें कि पाँव थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं आर्थराइटिस में, उससे पहले की सर्जरी होती है कि एसटीओ करते हैं हम, उसमें हाई टिबियल ऑस्टियोटमी कहते हैं, जिसमें जो पाँव टेढ़ा होता है उसे सीधा कर देते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट से बचते हैं उसमें। ये जो एसटीओ ऑपरेशन है ये बीच में ख़त्म सा होता जा रहा था और हर सर्जन जो है नी रिप्लेसमेंट की तरफ भाग रहा था। हम ये कहते हैं कि अगर स्टेज 4 है तो वी शुड गो फॉर नी रिप्लेसमेंट, उससे पहले है तो वी शुड थिंक अबाउट अदर ऑल्टरनेटिव आल्सो। डॉक्टर साहब, अब इसमें एक सवाल ये भी आता है अक्सर करके, कुछ लोगों का ये कंप्लेन होती है कि वो बात करते हैं जब भी प्रॉब्लम उनके अंगूठों में से शुरू होती है, पैर के जॉइंट में, और वो धीरे धीरे बढ़ती हुई लेकिन घुटनों में भी है, हाथ के अंगूठों में भी है, क्या इसको आर्थराइटिस से देखा जाए? हाँ, देखिए ऐसा है, ये जो टो का पेन जो शुरू होता है ज़्यादातर, तो मोस्ट कॉमनली ये माना जाता है कि जो गाउट होती है वो टार्सल मेटाटार्सल जॉइंट पे सबसे पहले आती है। तो अगर टो पेन है तो हम लोग जो है कराएंगे उसका यूरिक एसिड करा के देखना चाहिए। तो यूरिक एसिड से भी आर्थराइटिस होती है। क्रिस्टलाइन आर्थोपैथी जो हम कहते हैं, गाउटी आर्थराइटिस जो कहते हैं, वो यूरिक एसिड के बढ़ने से होती है, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। तो जब यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ने लगती है तो ये इस तरह का प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो इसको भी हमें रूल आउट करना पड़ता है। एक सवाल मेरे जहन में बहुत अभी भी आया कि अगर हम आर्थोपेडिक्स की बात कर रहे हैं तो कभी कभी एक गर्दन में बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम कंप्यूटर पे काम करने से या लेटने के
वक्त पिलो ऊंचा लगाने की वजह से सर्वाइकल की, तो इस सर्वाइकल को कैसे हम देखेंगे, सिम्टम्स उसके आते हैं ये सर्वाइकल है। ठीक, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल में होता क्या है, सर्वाइकल पेन है, अगर किसी को नेक का पेन है, ठीक है, जो सर्वाइकल का पेन होता है वो रेडिएट भी करता है, हो सकता है कि एक हाथ में रेडिएट करे या दोनों हाथ में रेडिएट करे, नमनेस आ जाती है हाथों में, वीकनेस से भी आने लगती है, प्लस पेन होने लगता है। तो जो पेशेंट्स हैं जिनको बचा जा सकता है इससे, वो बेसिकली लैक ऑफ एक्सरसाइजेज रहती हैं इसलिए नहीं करते हैं, ये पेशेंट्स नहीं करते हैं, तो उनको रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, रोज़ सुबह उठ के एटलीस्ट सारे जॉइंट्स के मूवमेंट्स हो जाने चाहिए, फिर चाहे गर्दन हो, कंधा हो, कोहनी हो, कलाई हो, घुटने हो, एंकल्स हो, इनके मूवमेंट्स हो जाने चाहिए मॉर्निंग में, सुबह 10-15 मिनट में कर लें अगर डेली एक्सरसाइजेस, तो इससे बचा भी जा सकता है। अगर वो डॉक्टर साहब हो तो सर्वाइकल के जो सिंपल से एक्सरसाइज हैं वो हमारे नाज़रीन को हम अगर हमें बता दें और व्यूअर्स को कि जो वो इस तरीके से करें कम से कम उससे बचा तो जा सके। देखिए जो ऊपर वाले के दिए हुए नेचुरल मूवमेंट्स हैं, है ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेफ़्ट बेंडिंग, राइट बेंडिंग, रोटेशन, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट्स डेली अगर कुछ टाइम के लिए मतलब 15-20 टाइम्स रिपीटिशन कर लिया जाए तो इट्स ओके, ठीक है। प्लस उसके बाद इसकी थोड़ी स्ट्रेंथिंग के साथ होती है कि अपने माथे पे घर पे ही कर सकते हैं ये सारी एक्सरसाइज, किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी उसकी ज़रूरत भी नहीं। और माथे पे हाथ रखा, आगे पुश किया और हाथ से पीछे पुश किया, ठीक है, ऐसे पीछे हाथ लगाया, सिर को पीछे पुश किया और हाथ से आगे पुश किया, फिर इधर साइड बेंडिंग जब करेंगे तो इधर हाथ लगा के पुश कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। बाकी रोटेशन मैंने आपको बता ही दिया, ये सिंपल एक्सरसाइज है। दूसरा यह है, एक धारणा है कि सर्वाइकल के पेशेंट में कि तकिया मत लगाओ जी। प्रॉब्लम होता क्या है, जब तकिया नहीं लगाते तो नेक एक्सटेंशन में चली जाती है, दिस कैन ऑल्सो इंक्रीज पेन। तो जो तकिया होता है वो हमको पतला लगाना चाहिए, जो कि हमारे नेक का जो कर्व है उसके बराबर है। हाँ, थोड़ा सा पतला तकिया होना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें मेडिकल में ख़ास तौर से देखा जाए तो मिथ बहुत चलती है कि उन्होंने ये बताया बेड जो है लेटने के लिए, ऑर्थोपेडिक्स ख़ास तौर से हम बात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जो कर रहे हैं, तो उस लेटने के लिए बेड कौन सा इस्तेमाल किया जाए? देखिए, फर्म बेड इज़ बेटर। बाकी तो अगर पेशेंट को जिस तरीके की बेड पे कंफर्टेबल है उसको रहना चाहिए। लोग ज़मीन पे लेटने लगते हैं, कभी कभी दर्द बढ़ जाता है, जी, है ना, तो जो फर्म बेड होता है वो बेटर होता है, ना बहुत सॉफ्ट हो और ना बहुत हार्ड हो। आजकल की ज़िंदगी में बहुत दौड़ भाग है, अक्सर करके लोग परेशान हैं, और कंप्यूटर पर काम करने वाले ख़ास तौर पर, उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो तमाम चीज़ें जो ऑर्थोपेडिक्स के लिहाज से वो बीमारियां जो उनको हो जाएं, उनको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए? जो दिन भर ज़्यादातर कंप्यूटर पर काम करते हैं, एक तो उनका नेक हमेशा फ्लेक्शन में रहता है, दूसरा उनके जो स्मॉल मसल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उस ऐसे लोगों को बेसिकली सबसे आसान तरीका है एक्सरसाइज। डेली सुबह और शाम एक्सरसाइज करनी चाहिए, नेक की ख़ास तौर से और स्मॉल मसल्स की खास। डॉक्टर साहब, रिप्लेसमेंट की किसी चीज़ को बदल देना, हम जब बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट, तो आम लोगों को, जो जाहिर सी बात हमारे कंट्री में तमाम और सब लोग नहीं जानते, तो उनको एक जहन पे ये जाता है कि वो मेरे घुटने बदल दिए जाएंगे या मेरे कूल्हे की हड्डी जो है वो पूरी तरह से बदल दी जाएगी, तो उसमें एक ज़रा सा भय और खौफ आ जाता है। तो ये रिप्लेसमेंट का सही माने में कैसे करते हैं, और क्या मेडिकल टर्म से हट के अगर आम भाषा में हम इस्तेमाल करें तो वो कैसे होती है? मैं कोशिश करता हूँ सरल भाषा में और सरल लफ्ज़ों में समझाने की। नी रिप्लेसमेंट बेसिकली है क्या कि कब ज़रूरत पड़ती है हमको, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आर्थराइटिस आपने अभी बात करी, आर्थराइटिस क्या है, बेसिकली कार्टिलेज का डीजनरेशन हो रहा है। जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में कार्टिलेज है, ऊपर की बोन है फीमर, नीचे की बोन है टिबिया, इसके ऊपर कार्टिलेज की लेयर होती है जो कि चिकनी सी लेयर होती है, वो बेसिकली डीजनरेट कर जाती है और उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से पेन होने लगता है, या समझिए घिस जाती है, उसको आप ये समझ सकते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली जब कार्टिलेज घिसती है या उसकी वजह से जो पेन आता है, वो पेन को सही करने के लिए हमको नी रिप्लेसमेंट करना है।
तो नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है घुटना, जैसा डर लगता है कि घुटना बदल देंगे पूरा, है ना, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जो हमारी ऊपर एक बोन है फीमर और नीचे टिबिया, उसके ऊपर की कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज को हटाया जाता है और थोड़ी सी फ्यू mm ऑफ बोन ली जाती है, 6 mm मान लीजिए, ठीक है, सपोज करिए। वो डिपेंड करता है सर्जरी के टाइम हमको डिसाइड करना होता है कितने mm वो बोन्स के कट्स आएंगे। तो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट इज़ ऑल्टरनेटिव टर्म हम कह सकते हैं कि इट इज़ कार्टिलेज रिप्लेसमेंट। जो चिकनी वाली लेयर है जिसकी वजह से जो घिस चुकी है, ख़राब हो रही है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, कार्टिलेज को रिप्लेस किया जाता है, प्लस फ्यू mm ऑफ बोन लेके और उसकी जगह इम्प्लांट लगा दिया जाता है जी। बहुत ही सिंपल है। ये मतलब कितना कारगर है? अगर हम बात करें कि अभी इसका कोई ऐसा डेटा तो नहीं कि हम परसेंटेज में बता पाएँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो भी अबव 45 या 50 अबव पहुँचे हैं, अक्सर करके लोगों में ये प्रॉब्लम, तो वो नी रिप्लेसमेंट के नाम पर, जैसा आपने बताया, वो कार्टिलेज को वो करके उसमें जो ग्राफ्टिंग करते हैं बोन की, ये तो बहुत ईजी बात हो गया। इम्प्लांट लगा, तो कितना फ़ायदेमंद है तमाम पेशेंट के लिए? देखिए, हर पेशेंट जिसको डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, घर के कामकाज में प्रॉब्लम हो रही है, इतना पेन है कि वो अपने इस बिस्तर से उठकर और दूसरे रूम तक जाने में भी उसे पेन हो रहा है, या डेली या अपने नहाने धोने खाना खाने में उसमें भी उसको तकलीफ़ है, उसको रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, जब वो रिप्लेसमेंट कराता है जी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? कोई भी पेशेंट जब कराता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अब ये भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर लूँगा। आज की उसकी एक्टिविटी क्या है और रिप्लेसमेंट के बाद उसकी एक्टिविटी क्या है। हमारा टारगेट होता है पेन फ्री लाइफ देने का जी। और एक नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से पेशेंट कर सके, प्लस थोड़ा बाहर जाए तो अपने आराम से घूम फिर सके। ये हमारी टारगेट होती है कि पेन फ्री यानी उस मूवमेंट दिक्कत से पूरी तरह से पेन फ्री हो जाए और पेन अपनी फ्री रोजमर्रा की जिंदगी आराम तरह से धीरे धीरे करने लगे। आराम से। जी। अब वो नहीं कि वो स्पोर्ट में जाके क्रिकेट खेलने लगे। नहीं, ये अब डॉक्टर साहब मैं पलटता हूँ आर्थोस्कोपी के बारे में। जी। ये क्योंकि आप मशहूर यहाँ पे आर्थोस्कोपी सर्जन है आर्थोस्कोपी में, तो आर्थोस्कोपी का रोल क्या होता है? मैंने जब पहले भी अभी बताया, जैसे आर्थ्रोस्कोपी की होल सर्जरी होती है और आर्थ्रोस्कोपी का मेन रोल होता है यंग पेशेंट्स में, स्पोर्ट्स इंजरीज़ में। जैसे नी के अंदर थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं आपको कि नी के अंदर है क्या। नी में ऊपर फीमर है, टिबिया है, फिर आपको कार्टिलेज की मैंने अभी बताया। इन दोनों के बीच में कुशनिंग देने के लिए मेनिस्कस होते हैं, कुशन्स कहते हैं हम उसको, बेसिकली घुटने के कुशन्स होते हैं मेनिस्कस, ठीक है। बाकी नी को स्टेबल रखने के लिए हालांकि लिगामेंट्स तो बहुत हैं, लेकिन मेन 4 लिगामेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक ACL होता है जो घुटने को आगे नहीं निकलने देता, एक PCL होता है जो घुटने को पीछे नहीं जाने देता, एक बाहर की तरफ लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है जो घुटने को इस तरफ नहीं आने देता, और अंदर की तरफ होता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, वो इधर नहीं आने। इसलिए हमारा नी बेसिकली स्टेबल रहता है। हालांकि और भी लिगामेंट्स हैं छोटे जो इम्पॉर्टेंट हैं। स्पोर्ट्स इंजरी हुई या किसी पेशेंट को नी में इंजरी होती है, सपोज़ करिए किसी को ACL लिगामेंट टूट गया, तो पहले पूरी सर्जरी जो होती थी वो ओपन सर्जरी करते थे, ACL को बनाया जाता था दोबारा से, उसके अंदर करीबन 15 सेंटीमीटर्स का इंसिजन लगता था और उस रिकन्स्ट्रक्शन जो होता था ACL का वो कर दिया जाता था। पर उसका नुकसान ये था, आर्थोस्कोपी इंपॉर्टेंस बताने के लिए बता रहा हूँ, उसका नुकसान ये था कि अंदर एडिशंस बन जाते थे उस सर्जरी के बाद, तो नी का जो मूवमेंट होता था वो पूरा नहीं आ पाता था। आर्थ्रोस्कोपी से ये पॉसिबल हुआ कि छोटे छोटे 0.5 सेंटीमीटर के अराउंड इंसिजन लगा के नी के अंदर हम इस लिगामेंट को बना लेते हैं और नेक्स्ट डे से ही पेशेंट के मूवमेंट को ग्रेजुएटेड शुरू कर देते हैं, जिससे कि नी का जो रेंज ऑफ मोशन है वो फुल फ्लेक्शन हो सकता है और फुल एक्सटेंशन पे आ जाता है टाइम के साथ। प्लस जो रिकवरी का टाइम है वो इम्प्रूव हो जाता है, प्लस जो ब्लड लॉस होता है वो होता ही नहीं है, जो ओपन सर्जरी में बढ़ जाता है और इसमें तो हार्डली शायद ड्रॉप ऑफ ब्लड। उसके बाद मूवमेंट कितनी दिन के बाद हो जाता है? नेक्स्ट डे मूवमेंट कराते हैं, ACL में ग्रेजुएटेड कराते हैं। शुरू में कुछ 15-20 डिग्रीज कराते हैं फर्स्ट वीक, फिर थोड़ा बढ़ा देते हैं,
टाँगे कटने तक 14-20 तक 90 डिग्री तक कर लाते हैं, तो उसके बाद और बढ़ाते चलाते हैं और अगले दिन से ही वेट बेरिंग भी चालू कर देते हैं, पार्शियल वेट बेरिंग। इसमें भी है, क्या आर्थ्रोस्कोपी जो है मल्टीपल फ्रैक्चर, जो जैसे बहुत सारी पार्ट ब्रेक कर जाते हैं हड्डी के, तो अलग अलग उसमें से हाथ की सब्जी या उस पे काम करती है? जी, मैं आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरीज करते हैं जी। मैं आपको नी की ही बात करता हूँ क्योंकि वो समझने में आसान है, हालांकि एल्बो, एंकल और शोल्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। नी में इंजरी हुई, हड्डी टूटी, जॉइंट के अराउंड, सपोज करिए प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर हो गया और मल्टीपल पीसेस में हो गया, तो आर्थ्रोस्कोपिक असिस्टेड हम लोग सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं और जिसमें इंसिजन कम से कम लगते हैं। आर्थ्रोस्कोपी से हम लोग क्या करते हैं, जब हम अंदर देखते हैं तो जो कार्टिलेज होती है उसको स्मूदन आउट एकदम लेयर पर लेकर आते हैं, जैसे कि उसका जो मूवमेंट है पेशेंट का प्रॉपर मूवमेंट आ सके। अगर कार्टिलेज ठीक रहेगी तो मूवमेंट रहेगा, कार्टिलेज ठीक नहीं रहेगी तो बाद में मूवमेंट ठीक नहीं रहेगा। तो आर्थ्रोस्कोपी से हम सर्जरी में क्या कर रहे हैं, अगर फ्रैक्चर हुआ है किसी का प्रॉक्सिमल टिबिया का, तो उसमें ये देख रहे हैं कि मेनिस्कस ठीक है या नहीं, लिगामेंट्स ठीक हैं या नहीं, प्लस जो कार्टिलेज है वो प्रॉपर तरीके से उसको अलाइन कर दिया, और नीचे से जो हमने उस सर्जरी परफॉर्म करनी है या प्लेट लगानी है या स्क्रू से फिक्स करना है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्या है। अगर हम 2 स्क्रू से फिक्स कर सकते हैं 2 स्क्रू से फिक्स कर देंगे, अगर हमको ज़रूरत है प्लेट लगाने की तो हम प्लेट लगा देंगे। तो इससे सर्जरी जो है, जो रिज़ल्ट्स हैं ओपन सर्जरीज़ के, आर्थ्रोस्कोपिक असिस्टेड अगर हम करते हैं नी की सर्जरीज, तो रिजल्ट्स आर ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड। तो हमें ये फ़ायदा मिलता है फ्रैक्चर्स में भी। आपने स्पोर्ट्स इंजरी की बात की, तो अक्सर करके बहुत सारे लोगों को पता है कि टेनिस एल्बो जो होती है, उसको जिस टर्म में कहते हैं डॉक्टर साहब, वो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे हमारे उन तमाम नाज़रीन के लिए जिनके कभी कभी घुटने उसमें हाथ के उसमें एकदम से खेलते वक्त दर्द हो गया, मतलब टेनिस खेल रहे हैं, मतलब बहुत सा शदीद किस्म का दर्द है और उनको कहीं से कुछ नहीं लगना, तो उसके ऊपर सैलिन है या नहीं कुछ, तो उसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे और क्या इसमें आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी हो सकती है? हाँ, मैं आप बताता हूँ इसका। टेनिस एल्बो ज़्यादातर तो टेनिस प्लेयर्स में भी होती है और भी स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं उसमें भी हो सकती है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो एक मसल होती है ECRB, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रीविस कहते हैं हम लोग उसको, उसके टेंडन में प्रॉब्लम होती है। इसकी स्टेजेस हैं 1 2 3, ठीक है। तो स्टेज वाइज इसका ट्रीटमेंट भी है। इनिशियल स्टेज में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में सही हो सकता है, दवाई दे दिया, अगर और फिर भी इम्प्रूव नहीं करता तो हम उसमें कभी कभी स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे भी इम्प्रूव कर जाता है। अगर फिर भी नहीं ठीक होता और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को रिफ्रैक्टरी है, तो देन वी थिंक ऑफ सर्जरी में आर्थ्रोस्कोपिक इट इज़ पॉसिबल, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं और जो मैंने टेंडन बताया ECRB उसको रिलीज़ कर देते हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हम बात कर रहे थे हड्डियों की बीमारियों के बारे में। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर विवेक जैन, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से आर्थ्रोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट और तमाम अमराज के बारे में बताया। हमें कोशिश करना चाहिए कि डॉक्टर साहब के बताए हुए तमाम उन बातों पर अमल करें ताकि हड्डी की होने वाली परेशानी और दुश्वारियों से बचा जा सके। इस दुआ के साथ कि अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत और स्पेशलिस्ट के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अत्तर काज़मी को इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि।